तो फ्रेंड्स, आपके साथ में मैं राधा गुप्ता। शायद आप लोग भी टीजीटी और पीजीटी दे रहे होंगे पॉलिटिकल साइंस से। तो ये मेरा प्रैक्टिस सेट है जिसमें 125 क्वेश्चंस होंगे। तो आपके साथ साथ मैं सॉल्व करवाती हूँ। स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति कब की गई? भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों के बारे में इसमें दिया गया है की समाप्ति कब की गई थी? 1950, 1949, 1962, 1971। तो प्रिवी पर्सों की समाप्ति की गई थी 1971 में। ये कौन सा संशोधन था? 1971 में की गई थी 26वें संविधान संशोधन के अनुसार। मतलब कि 26वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया था। ये अनुच्छेद 291 में था, जिसको हटा दिया गया था 1971 में। ठीक है ना। फिर दूसरा नंबर, भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई थी। किस अनुच्छेद में की गई थी? 330 में, 331 में, 332 में, 331 में। तो किस में की गई थी? 330 में की गई थी। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई थी 330 में। देखते हैं 331 में क्या था। तो 331 में था एंग्लो इंडियन, जो है 331 में राष्ट्रपति 12 एंग्लो इंडियन को नियुक्त करेगा। ठीक है, मनोनीत करेगा, सॉरी। और 33 में राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करेगा। 333 राज्यपाल और 331 राष्ट्रपति। एंग्लो इंडियन दिया गया है 31 और 33 में। ठीक है ना। बाकी आप लोग देख लेना 332 में क्या है। ये भी ये पिछड़ी जाति के बारे में है, अनुच्छेद 332। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? किसका नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना। तो इसमें बी सही होगा। चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। बाकी ये तीनों है। 20 में सही है। बाकी ये है चुनाव की सूचना जारी करना, चुनाव की वैधता को का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना। ये चुनाव आयोग का कार्य है। ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए आयोग के गठन से संबंधित है? 100वां, 101वां, 102वां, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? तो इसमें 102वां है। 102वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 338 खा, ये आर्टिकल है 338 खा। ठीक है ना। 338। ठीक है ना। नेक्स्ट 5 नंबर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं या फिर उनको राष्ट्रपति पदयुक्त कर सकते हैं। बताएं आप लोग इसमें क्या सही होगा? तो इसमें सी सही होगा। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। महालेखा परीक्षक जो होते हैं ये अपने पद से हटने के बाद में सरकारी सेवा में अयोग्य हो जाते हैं। ठीक है ना। सी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? परामर्श संबंधी, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार। बताएं कौन सा नहीं है? में परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार ये उच्च न्यायालय का नहीं है। ठीक है ना। 7 नंबर, वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है। और कौन होता है इसके साथ में? एक चेयरमैन होता है, 7 अन्य सदस्य होते हैं, 5 अन्य सदस्य होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं। अन्य इतने सदस्य समय में पर राष्ट्रपति निर्णित करे। ठीक है ना। तो बताएं कौन सा होगा? इसमें होता है वित्त आयोग के साथ चेयरमैन होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो सी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर के 545 कर दी है? तो कौन सा संविधान संशोधन है? 31वां, 35वां, 42वां, 45वां। तो इसमें सही होगा 31वां संविधान संशोधन करके 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई है। ठीक है ना। ये क्या हो गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। लोकसभा अध्यक्ष के, राज्यसभा के सभापति के, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के, प्रधानमंत्री के। तो किसका है? प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 78 में प्रावधान किसका है? प्रधानमंत्री का प्रावधान है। ठीक है। प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान किसमें है?
अनुच्छेद 78 में है। दस नंबर है, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? दोनों सदनों के सदस्यों से, राज्यसभा के सदस्यों से, लोकसभा के सदस्यों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये लोकसभा के सदस्यों से गठित की जाती है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें 37 सदस्य होते हैं। 37 सदस्य होते हैं, ठीक है ना, प्राक्कलन समिति में। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1892 में भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1908 में भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 में, 1935 में। तो ये प्रथम विधान पालिका द्विसदनीय व्यवस्था बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। सही सी होगा। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रजातंत्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है? द्विसदनीय व्यवस्थापिका, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, एक प्रतिनिधि समिति, एक मजबूत प्रशासनिक संगठन। तो बताएं आप लोग कौन सा माना जाता है? इसमें माना जाता है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। प्रजातंत्र का महत्वपूर्ण अंग तो जनता में होता है, तो जनता ही जो है मत देती है और अपने नेता का चुनाव करती है, तो इसलिए सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्रजातंत्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, ठीक है ना। 13 नंबर पे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? समाजवाद व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध है, समाजवाद पूंजीवाद का विरोधी है, समाजवाद व्यक्ति को समाज से ज्यादा महत्व देता है, या फिर समाजवाद उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक नियंत्रण चाहता है। 13 नंबर होता है। 13 नंबर में कौन सा सही होगा? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है सी वाला, समाजवाद व्यक्ति को समाज से ज्यादा महत्व देता है। समाजवाद व्यक्ति को समाज से ज्यादा महत्व देता है, ये गलत है। क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है, बाकी यही गलत है, यही सही नहीं है, ठीक है ना। बताएं आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? अभी तो 30 दिन बचा है टीजीटी एग्जाम में, मैं भी वैसे एग्जाम दे रही हूँ। 14 नंबर, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, मानव निर्मित संस्था है, क्रांति का परिणाम है। 14 नंबर क्या है? ऑप्शन ए प्राकृतिक संस्था है, बी दैवी संस्था है, सी मानव निर्मित संस्था है, डी क्रांति का परिणाम है। तो ये है सी, मानव निर्मित संस्था। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। किसके अनुसार? मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार। आप लोग मार्क्सवादी सिद्धांत को डिटेल पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर, किसने तर्क दिया कि लोकतंत्र और पूंजीवाद एक साथ नहीं चल सकते? चलिए इसका ऑप्शन पर क्वेश्चन मेरा था, किसने तर्क दिया कि लोकतंत्र और पूंजीवाद एक साथ नहीं रह सकते हैं, एक साथ नहीं चल सकते? मार्क्सवादी ने, समाजवादी ने, अराजकवादी ने, आदर्शवादी ने। तो किसने दिया है? मार्क्सवादियों ने दिया है। पूंजीवाद और लोकतंत्र एक साथ नहीं रह सकते, मार्क्सवादी। ए 16, मानव समझ से संबंधित एक निबंध किसके द्वारा लिखा गया? मानव समझ से संबंधित एक निबंध कौन लिखा था? इसको लिखे थे जॉन लोके, ठीक है। मानव समझ से संबंधित एक निबंध जॉन लोके। जो लोग 17 नंबर, जो लोग राज्य के अस्तित्व के विरुद्ध सक्रिय हैं उन्हें कहा जाता है। जो लोग राज्य के अस्तित्व के विरुद्ध सक्रिय हैं, सक्रिय मतलब एक्टिव है, उन्हें क्या कहा जाता है? फॉसिस्ट कहा जाता है, समाजवादी कहा जाता है, अराजकतावादी कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं कहा जाता है? बताएं क्या क्या इसमें सही है? इसमें सही है अराजकतावादी, ठीक है ना, अराजकतावादी। राज्य के अस्तित्व के विरुद्ध सक्रिय जो होते हैं, अराजकतावादी। फिर प्लेटो के दर्शन के अनुसार दार्शनिक का मूल चरित्र क्या है? साहस है, भूख है, बुद्धि है, इनमें से कोई नहीं है। तो प्लेटो तो बुद्धि को महत्व देता था, इसमें बुद्धि सही होगा, बी, ठीक है। 19 नंबर, इनमें से किस विचारक के लेखक में प्रथम बार द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग हुआ? सुकरात, हीगल, मार्क्स, प्लेटो। द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग पूछा है, तो द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग प्लेटो था। सही आंसर प्लेटो। द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग प्रथम बार प्लेटो ने किया है। प्लेटो इसके विद्वान थे, विचारक थे। फिर 20 नंबर, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? कौटिल्य का मंडल सिद्धांत संबंधित है प्रशासन से, आर्थिक नीति से, न्यायिक नीति से, विदेशी नीति से। तो किससे संबंधित है? आर्थिक नीति से, न्यायिक नीति से, विदेश नीति से, प्रशासन से। तो इसका सही होगा विदेश नीति से, ठीक है ना, विदेश नीति से संबंधित है। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। और नंबर 21, हर्बर्ट साइमन राजनीतिक विज्ञान को कौन सा विज्ञान मानते हैं? नीति विज्ञान, निर्णय विज्ञान, समाज विज्ञान, परंपरागत विज्ञान। तो निर्णय विज्ञान मानते हैं। हर्बर्ट साइमन राजनीति विज्ञान को निर्णय विज्ञान मानते हैं।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे से 22 से नेक्स्ट डे करवाते हैं आपको। थैंक यू। 22 नंबर, वे दार्शनिक जो प्रभुसत्ता का आधार जनता की इच्छा मानते हैं, जनता की इच्छा मानते हैं, निम्न में से कौन है जो जनता की इच्छा मानते हैं? रूसो और ग्रीन है, ग्रीन और हीगल है, हीगल और रूसो है, हीगल और नीत्शे है। तो इसमें सही आंसर होगा ए फॉर एप्पल। रूसो और ग्रीन है जो दार्शनिक, वे दार्शनिक हैं जो प्रभुसत्ता के आधार पर जनता की इच्छा मानते हैं। ये प्रभुसत्ता के आधार पर जनता की इच्छा, रूसो और ग्रीन। 23, रॉल्स की न्याय सिद्धांत सामाजिक मूल्यों का समान वितरण करता है। रॉल्स का न्याय सिद्धांत सामाजिक मूल्यों का समान वितरण करता है तब तक जब तक वितरण अधिकतम लोगों के लाभ में नहीं होता, जब तक वितरण हीनतम लोगों के लाभ में नहीं होता, वितरण बहुमत के लाभ में नहीं होता, वितरण अल्पमत के लाभ में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 23 में है बी, वितरण हीनतम लोगों के लाभ में नहीं होता तब तक रॉल्स का सिद्धांत जो है वो सामाजिक मूल्यों का समान वितरण करता है तब तक जब तक वितरण हीनतम मतलब कि दबे कुचले लोगों से निम्न लोगों को लाभ नहीं होता, तब तक वो अपने न्याय के सिद्धांत को मानते हैं। न्याय के सिद्धांत को समान वितरण कहते हैं। ठीक है ना। 24, जॉन ऑस्टिन के प्रभुसत्ता संबंधी विचार निम्न में से दार्शनिकों को प्रभावित करते हैं। जॉन ऑस्टिन के प्रभुसत्ता संबंधी विचार निम्न में से किन दार्शनिकों से प्रभावित थे? जॉन ऑस्टिन के प्रभुसत्ता संबंधी विचार देखते हैं। लॉक और रूसो से, हॉब्स और रूसो से, हॉब्स और बेंथम से, ग्रीन और लॉक से। तो ये किससे प्रभावित थे? हॉब्स और बेंथम। सी सही होगा यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, हॉब्स और बेंथम जॉन ऑस्टिन के प्रभुसत्ता संबंधी विचार के दार्शनिकों से प्रभावित थे। जॉन के प्रभुसत्ता से हॉब्स और बेंथम प्रभावित थे। ऑप्शन सी। 25 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं बल्कि सकारात्मक नैतिकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं बल्कि सकारात्मक नैतिकता है। यह कथन किस विचारक का है? ऑस्टिन का है, ह्यूगो का है, हॉलैंड का है, बेंथम का है। इसमें नहीं दिख रहा है लेकिन 4 ऑप्शन है, ऑस्टिन, हुगो ग्रोएसस और हॉलैंड और बेंथम। तो इसमें सही आंसर होगा ऑस्टिन। अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं बल्कि सकारात्मक नैतिकता है। यह कौन थे? ऑस्टिन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से एक सत्य है। कौन सा सत्य है? ए, राज्य जीवित सत्य है, बी, राज्य एक उपकरण है, सी, राज्य एक वर्ग है, डी, ये सभी। तो सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा एक सत्य है? इनमें से सत्य है राज्य एक उपकरण है। किसके अनुसार? सामाजिक संविदा के अनुसार इसमें क्या लागू हो रहा है? राज्य एक उपकरण है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। 27, निम्नलिखित में से किसने कहा राज्य कानून की संतान और जनक दोनों है? किसने कहा राज्य कानून की संतान और जनक दोनों है? मैकाइवर ने कहा, लास्की ने कहा, लॉक ने कहा, ऑस्टिन ने कहा। मैकाइवर ने कहा राज्य कानून की संतान और जनक दोनों है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कानून की संतान भी है और जनक भी है, पिता भी है और पुत्र भी है। ये मैकाइवर का कहना है। ठीक है ना, मैकाइवर जनक और संतान दोनों है। किसने कहा? मैकाइवर ने कहा। 27 नंबर से बाद 28 नंबर, राज्य की प्रकृति और कार्यों की उदारवादी अवधारणा को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने वाला था। कौन है? प्रकृति के कार्यों और उदारवादी अवधारणा को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने वाला कौन है? लॉक, मॉन्टेस्क्यू, अरस्तु, बेंथम। तो ये लॉक थे। जॉन लॉक ने राज्य की प्रकृति के कार्यों की उदारवादी अवधारणा को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया, लॉक ने। 29 नंबर, कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य ऐसी परिस्थिति का बनाना है जो निम्नलिखित का आश्वासन दे। क्या हो गया? किसका आश्वासन देगा इसमें? निरपेक्ष चुनाव, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें क्या पूछा गया है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य। ठीक है, तो इसमें सही होगा क्या? इसमें सही होगा सामाजिक न्याय। कल्याणकारी राज्य का वैसे भी मतलब होता है कि मतलब सबका कल्याण हो, सबको बराबर न्याय मिले, सबको आने जाने बोलने की स्वतंत्रता हो। तो ये स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति और चुनाव ये सब कुल मिलाकर के आ जाता है सामाजिक न्याय में। ठीक है ना, सी सही होगा। 30 नंबर, अरस्तु की उक्ति राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है। अरस्तु की उक्ति है राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है, मतलब कि राज्य मनुष्य से पहले था, ऐसा कौन कहता है? अरस्तु कहता है। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? सही आंसर हम लोग ढूंढते हैं, अभी ऑप्शन पढ़ रहे हैं। ए ऑप्शन, राज्य की लौकिक पूर्णवर्णिता, मनुष्य का राज्य में आमेल, व्यक्ति और राज्य की अभिन्न एकता, एक आनुवांशिक दोष। क्या सही होगा इसमें? इसमें सही होगा व्यक्ति और राज्य की अभिन्न एकता।
व्यक्ति और राज्य की जो एकदम अभिन्न एकता है, इस कारण से अरस्तु का कहना है कि राज्य मनुष्य से पहले आया है। ठीक है ना, तो इसमें भी सी सही होगा। राज्य शब्द 31 नंबर, राज्य शब्द में निम्नलिखित विशेषताओं का बोध मिलता है। कैसी कैसी विशेषताओं का बोध मिलता है? राज्य एक समुदाय है जिसके पास शक्ति है। राज्य एक शक्ति है जिसके पास ईश्वरीय आशीर्वाद है। राज्य ईश्वर की शक्ति है। दैवी शक्ति राज्य शक्ति के अधीन रहती है। बताएं आप लोग, आंसर इसमें क्या होगा? इसमें ए सही है। राज्य एक समुदाय है जिसके पास शक्ति है। राज्य का अर्थ क्या है? राज्य का अर्थ है राज्य एक समुदाय है और राज्य के पास शक्ति है, तो इसमें सही होगा ए। 32 नंबर, राज्य व सरकार के भेद में निम्नलिखित में से क्या सही है, क्या सही नहीं है? इसमें नहीं है, आप लोग नहीं पे ध्यान दिया करो, नहीं को आप लोग ऐसे अंडरलाइन कर लिया करो। ठीक है, सरकार राज्य एक तत्व है, सरकार राज्य का एक तत्व है। सरकार राज्य की संप्रभुता का प्रयोग करती है। सरकार राज्य की भांति स्थायी नहीं होती है। सरकार राज्य का विरोध करता है, तो इसमें सही आंसर होगा सरकार राज्य का विरोध करता है। क्या इसमें सही नहीं है कि सरकार राज्य का विरोध करता है? डी सही है। मतलब जैसे कि पूछा है ना, निम्न में से क्या सही है, क्या सही नहीं है, तो डी सही नहीं है, इसका आंसर होगा डी। 33 नंबर, व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान की नींव डालने वाले अग्रणी विद्वान हैं। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान की नींव डालने वाले अग्रणी विद्वान कौन है? आर्थर बेंटले और चार्ल्स मेरियम, हेराल्ड और हेलन लॉसवेल, बेंथम तथा जेएस मिल, लियो स्ट्रॉस तथा माइकल ऑक्सफोर्ड। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? आर्थर बेंटले और चार्ल्स मेरियम, ऑप्शन ए सही होगा। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान की नींव डालने वाले अग्रणी आर्थर बेंटले और चार्ल्स मेरियम। 34 क्वेश्चन, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? ऑप्शन पढ़ते हैं। क्वेश्चन था मेरा, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? ठीक है, किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए मनरेगा कार्यक्रम लाया गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद में। तो मनरेगा कार्यक्रम किस अनुच्छेद में है, ये हमें देखना है। अनुच्छेद 43, 47, 45 या फिर 50। तो इसमें सही होगा अनुच्छेद 43 के अंतर्गत मनरेगा कार्यक्रम लाया गया। ठीक है, अभी आगे देखते हैं अनुच्छेद 45 में क्या है। तो अनुच्छेद 45 में है 14 वर्ष के आयु से कम वाले बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। 45 में है 14 वर्ष से कम वाले बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, अनुच्छेद 47 में क्या है? अनुच्छेद 47 में है पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए, मतलब ये सारी चीज़ों को छोड़ करके मादक पेय पदार्थ पर सरकार को रोक लगाना। ठीक है, मतलब जो गलत चीज़ें उस पर रोक लगाना और जीवन स्तर को बढ़ाना एवं सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार, जीवन स्तर इत्यादि को बढ़ावा देना, ये है अनुच्छेद 47। ठीक है, अनुच्छेद 50 में क्या है? अनुच्छेद 50 में क्या है? न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण। क्वेश्चन के हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 34 के हिसाब से अनुच्छेद 43, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन था हमारा, मनरेगा कार्यक्रम में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु लाया गया है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, 35 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली एवं सबसे अधिक संख्या वाला कौन सा दबाव समूह है? सबसे अधिक संख्या वाला कौन सा दबाव समूह है? ऑप्शन ए संस्थागत, बी जनहित, सी असमुदायात्मक समूह, डी समुदायात्मक समूह। तो इसमें ऑप्शन सही है डी। ठीक है, सबसे शक्तिशाली अधिक जनसंख्या वाला कौन सा सही है? समुदायात्मक समूह। 36 नंबर, संप्रभुता के सिद्धांत का निम्नलिखित में से किसके उत्थान से ऐतिहासिक संबंध है? सामंतवाद, लोकतंत्रवाद, राष्ट्र राज्य, वी उपनिवेशन। ठीक है, तो इसमें सही होगा 36 नंबर में सही है राष्ट्र राज्य। संप्रभुता के सिद्धांत किसके उत्थान से ऐतिहासिक संबंध है? राष्ट्र एवं राज्य से। ठीक है, 37 नंबर, पॉलिटी ऑफ फिलॉसफी, पुस्तक का नाम पूछा गया है, फिलॉसफी ऑफ पॉलिटी, पॉलिटी ऑफ फिलॉसफी, पॉलिटी ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ पॉलिटी। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? मार्क्स ड्यूरिंग है, मार्क्स एवं ड्यूरिंग है, ड्यूरिंग फुरबॉक है, मार्क्स एवं प्रोधो है, प्रोधो एवं फुरबॉक है। तो इसके लेखक है मार्क्स एवं प्रोधो, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, मार्क्स एवं प्रोधो। 38 नंबर, अहम इसके लक्ष्यों से पूर्व है और अधिकार हित से पूर्व है सिद्धांतों का समर्थन किया था। किसने किया था? क्या किया था? अहम इसके लक्ष्यों से पूर्व है और अधिकार हित से पूर्व है। अधिकार हित से पूर्व है, अहम इसके लक्ष्यों से पूर्व है। इस सिद्धांत का समर्थनकर्ता कौन था? इमैनुअल कांट थे, रूसो थे, FW जी हीगल, माइकल वॉल्जर। कौन थे 38 नंबर में? इमैनुअल कांट थे। इमैनुअल कांट थे। अहम इसके लक्ष्यों से पूर्व है और अधिकार हित से पूर्व है।
इमैनुअल कांट, इमैनुअल कांट, इमैनुअल कांट, आप लोग कई बार इसको पढ़ें ताकि याद हो जाए। इमैनुअल कांट, अहम, इमैनुअल कांट, अहम और अधिकार, अहम अधिकार, इमैनुअल कांट। 39, तीन प्रमुख संविदावादियों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से क्रमशः किसने प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का पक्ष लिया और किसने अस्वीकार किया? तीन प्रमुख संविदा कौन कौन से हैं देखते हैं क्या दिया है ऑप्शन में। जेएस मिल और जे वेंथम, ठीक है, जेएस मिल और जे वेंथम, टी पेन और जे वेंथम, टी पेन और जेएस मिल, टी एच ग्रीन और जे एस मिल। तो इसमें सही आंसर होगा टी पेन और जे एस बेंथम। तीन प्रमुख संविधा के अतिरिक्त निम्नलिखित में से क्रमशः किसने प्राकृतिक अधिकार, अच्छा इसमें दिया है किस प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का पक्ष लिया और किसने स्वीकार किया, तो टी पेन ने लिया और जे बेंथम ने स्वीकार किया, बी ऑप्शन। 43 में 43, 73वें संविधान संशोधन से क्या लाभ मिला? 73वें संविधान संशोधन से क्या लाभ हुआ? ठीक है, तो ये है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं 73वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, कब लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को, 93 को हुआ था 73वां संविधान संशोधन। तो इसमें क्या है, इसमें पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में दर्जा दिया गया 1993 में। 73वां संविधान संशोधन हुआ, पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में दर्जा दिया गया और यह सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। ठीक है, तो अभी हम ऑप्शन पे आते हैं। इसमें ऑप्शन दिया 1 2 3 4, 1 3 4, 1 3 4, 1 2 4। तो पहले इसको पढ़ते हैं। पंचायतों को संवैधानिक संरक्षण मिला, 73वें में, सही है। पंचायतों के चुनाव निश्चित समय पर होने लगे, सही है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण मिला, ये भी सही है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार ही अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण मिला, ठीक है। पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिला, नहीं ये गलत है। पिछड़े वर्ग को आरक्षण इसमें नहीं मिला था, जबकि इसके लिए मंडल आयोग निर्धारित किया गया था। तो इसमें क्या सही है, इसमें सही होगा 1 2 3, कहाँ पे 1 2 3, डी, ऑप्शन डी सही है इसमें, ठीक है। 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एक संघीय नीति की परंपराओं के विपरीत है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एक संघीय नीति परंपराओं के विपरीत है? समान अखिल भारतीय सेवा, एकीकृत न्यायालय। पहले देखते हैं समान अखिल भारतीय सेवा, ये किस आर्टिकल में समान अखिल भारतीय सेवा मतलब होता है, ये आर्टिकल में है 312। 312 इसके तहत जो है 3 सेवाएं आती हैं, आईएएस, आईएफएस और आईपीएस, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग इसके अंतर्गत आता है समान अखिल भारतीय सेवा। ये सेना लिखा है लेकिन सेना नहीं है ये, आप लोग उसको काट के सेवा कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें काट दूँ, ये सेना नहीं है, ये सेवा है। समान अखिल भारतीय सेवा, अनुच्छेद 312, 312, ठीक है। और ये 1 नंबर अखिल भारतीय सेवा, 2 नंबर एकीकृत न्यायालय, एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत एकल न्यायपालिका। तो एकीकृत एकल न्यायपालिका क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के ही अधीन सारे न्यायालय हैं, ठीक है, इसे ही बोलते हैं एकीकृत न्यायालय। तो यहाँ पे दिया गया संघीय नीति परंपराओं के विपरीत है, इसमें क्या सही है, ठीक है, क्या सही है यही पूछा है ना, विपरीत है क्या सही है। इसमें दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही, इस तरह से ऑप्शन सी सही होगा।